नमस्कार साथियों। आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक रचना, कहानी दो बैलों की कथा। कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं दुनिया भर में विख्यात हुए और कथा सम्राट कहलाए। प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को बड़े ही उत्साह से मनाई जा रही है। खास मौके पर उनकी कहानी दो बैलों की कथा पढ़कर अपनी यादें ताज़ा कर लीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसको यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगें मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते सुना ना देखा। जितने चाहे गरीबों को मारो, चाहे जैसी खरा सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंचा गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसे अर्थ में हम गधा प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधों से नीचा है। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींगों को भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते होते धौला धप्पा होने लगा। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसाई, कुछ हल्की सी रहती है। फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ में नाद में मुंह डालते और साथ में ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं भेजा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियाँ पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी चारे दाने की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखैयों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर पगहा उड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठी तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गई। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चल कर आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उसी जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों को यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रूप के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो भागते क्यों? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए क्योंकि वे तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तो तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अब दोनों बैलों को खाली चूनी सब्जी कुछ दी गई। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला क्या सूखा भूसा। नाथ की तरफ आंख ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गली में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले लेनी थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेंगे तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देखा और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भल मानस सहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों को एक प्रकार से आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत यह थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूंगा, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो तुम किस तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, दौड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं भी यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेंगे, फिर एक झटके में चली जाएगी। रात को जब बलिया रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ।
नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने घराव खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपने धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेतों में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते थे, कोई आता नहीं था। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे धकेल दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बसती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, और जो विनती ना सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह असर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा को अंत कर देने की चला कि मोती ने बगल आकर उसके पेट में सींग ठोक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे दूसरे पहलू में सींगे चुभो दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बचा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलानी चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेतों में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में न आता था कि यह कैसा स्वामी है।
इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा ना लेकर आता दिखाई देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल गए हैं। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारकर मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दंड देखकर उस पे कई डंडे रस्सी दी और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितना ही बंधन बढ़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन में यही हालत रही तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा लाल, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी मिट्टी की दीवार में सींग मारी। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर करीब 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार का ऊपरी हिस्सा लगभग एक हाथ गिर गया। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। 3 घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे भी जों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक सोच में खड़े थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसी के लिए अगर मुझे मार पड़े तो चिंता किस बात की। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। इतना कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों भाई वहाँ पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यह उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और लोगों ने आकर उनकी सूरत देखी और मन फीका करके चले गए। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूले में उंगली डालकर गूंथकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल काँप उठा। वह क्यों है और क्या ढटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो
अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब ना बचाएगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी धीमी चाल हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे भरे खेतों में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते गया था उन्हें लेकर। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकन, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपनी ही हार आ गई। इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। अब तो मैं तो भगवान घर भागता हूँ, यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वहीं हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ेल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ेल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलामी ले आया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे ही बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ेल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाई। दड़ेल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ेल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ेल का रास्ता वहीं देखता रहा। दड़ेल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ेल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खसी भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। धन्यवाद साथियों।